जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। हमारे राजपाल सर मैथ्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से आरपीएफ कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। तो आज मैं आपको इस एक ही वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं कि आरपीएफ के अंदर कितनी वैकेंसीज आई है, ओबीसी के लिए क्या है, जनरल के लिए क्या है, एससी एसटी के लिए क्या है, क्या एज में छूट दी गई है, मतलब जितनी भी चीजें हैं आपकी सारी इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और याद रखिएगा कोविड-19 के कारण इस वर्ष आपको आरपीएफ भर्ती में 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिलने वाली है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। चलिए मैं बात कर लेता हूं। चलिए देखें इधर आरपीएफ कांस्टेबल 2024 है ना। तो याद रखिएगा मैं आपको यहां से बता देता हूं कि इस बार आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 2408 वैकेंसीज आई है। देखा जाए तो ये बहुत कम है वैकेंसीज, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इसके विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। आप देखिए अगर 4208 वैकेंसीज आई है तो हमें इसी को ही ध्यान में रखकर तैयारी तो करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा आईएएस यानी यूपीएससी की एग्जाम वगैरह होती है तो उसमें कितनी कम पोस्ट होती है, लेकिन फिर भी बच्चा एक पोस्ट ले ही लेता है। तो उसी प्रकार आप लोगों को भी बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और इस बार आपको 2024 में सिलेक्शन लेना ही है ना। चलिए बता देता हूं मैं आगे आपको चीजें। देखें इधर ये इसका रहा है नोटिफिकेशन आपके सामने आरपीएफ कांस्टेबल का कि आपके फॉर्म कब से डलने वाले हैं, क्या प्रारंभिक तारीख होगी, क्या अंतिम तारीख होगी, फॉर्म के लिए आपके कितने पैसे लगने वाले हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपका ओपनिंग डेट एप्लीकेशन यानी कि यहां पर दे दिया गया है कि ये आ चुका है, लेकिन आप देखो यहां पर आपका क्लोजिंग डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यानी 15 तारीख से फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं और आपसे ये कहा गया देखो अप्रैल में हो रहे हैं और मई में आपके क्लोजिंग डेट, मतलब आपके जो फॉर्म है पूरे 1 महीने भराए जाएंगे है ना। उसके बाद मैं देख लेता हूं यहां पर पोस्ट की तो कांस्टेबल है भैया, और याद रखिएगा लेवल 3 की पोस्टें हैं। अब लेवल 3 की बात करें, जैसा कि आपका दिल्ली पुलिस होता है, मध्य प्रदेश पुलिस होता है, तो लेवल 3 की पोस्टें मतलब बहुत बेहतरीन है। अगर मैं इसकी इनिशियल पे की बात करूं तो इसका नॉर्मल जो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 21,700 रहने वाली है। मेडिकल जो आपका रहेगा वो B1 कैटेगरी का रहेगा, इतना हाई भी नहीं होगा। यदि मैं एज की बात करूं तो भैया 18 से लगाकर 28 वर्ष, पहले 18 से लगाकर 25 वर्ष थी, लेकिन इस बार 3 साल की छूट दी गई है कोरोना की वजह से। तो इस बार आपके लिए जो एज रहेगी वो 18 से रहने वाली है 28। और अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसीज हमारे यहां आई है 4208 है ना, पूरी की पूरी है 4208। तो इसी वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे यदि मैं आपके सामने बात करूं भैया एज लिमिट की, देखो तो पहले जो एज थी वो थी 18 से लगाकर 25, लेकिन इस बार है 18 से 28 यानी 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। यदि मैं आपके सामने एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो आप देखो एससी एसटी को मिलने वाला है भैया कितना, 5 साल। इसका मतलब 28 और 5 33 साल तक भी एससी और एसटी वाले बंदे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओबीसी को कितना मिलने वाला, 3 साल यानी कि 28 और 3 31, ये एक्स्ट्रा मिल रहा है। उसके बाद यदि देखो तो एक्स सर्विसमैन को भी देखो ये मिल रहा है यहाँ पर, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी। यदि मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो इनको भी मिल रहा है, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी 2 5 7 यानी अलग से ही आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है रिलैक्सेशन। बहुत बड़ी बात है ये आपके लिए। यदि मैं आगे बात करूं भैया एज ग्रुप की कि किस हिसाब से, देखो 18 से लाकर 28 तो है, आपको याद रखना है कि 2/7/1996 के बाद में आपका जन्म हुआ, इससे पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद में। और याद रखिएगा 2006 से पहले तो आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। कौन, जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले। ओबीसी की बात करूं तो 1993 और एससी एसटी की बात करूं तो 1991 के तो बाद में, लेकिन 2006 से यदि किसी का जन्म तारीख है तो वो आसानी से इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आगे मैं आपके सामने बात कर लेता हूं। देखें इधर क्या है आपके सामने कि भैया कितने फॉर्म के पैसे लगने वाले हैं। तो याद रखिएगा ओबीसी के जो जनरल जो ओबीसी हैं उन लोगों के लिए लगने वाले हैं 500। देखो यहाँ दिया भी होगा आपके सामने, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंस बिलो एसआई के लिए है ना, आउट ऑफ दिस 500 एन अमाउंट और 400 शेल बी रिफंडेड ड्यू डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एंड एप्लीकेबल एंड अपेयरिंग इन सीबीटी। इसका मतलब क्या है आपके सामने, तो याद रखिएगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि फॉर्म भरने के बाद में वो एग्जाम देने नहीं जाते हैं,
इसका मतलब यह है कि फॉर्म का चार्जेस तो आपके लिए 100 रुपए ही रहने वाला है, पर आपको 400 रुपए तब रिफंड किए जाएंगे जब आप एग्जाम में बैठ जाएंगे। नहीं तो एग्जामिनर अपना पूरा अरेंजमेंट करके रखते हैं और बच्चा एग्जाम देने ही नहीं जाता, तो फिर एग्जामिनर का तो बहुत नुकसान होगा। इसलिए आपके लिए यहाँ पे लिया है 500 रुपए। और यदि मैं SC ST की बात करूं, है ना, और आपका EWS की, तो याद रखना उनके लगने वाले हैं 250 रुपए। कितने लगने वाले हैं? 250 रुपए, है ना। चलिए आगे मैं आपके सामने बात करूं। आगे तो सिलेक्शन प्रोसेस कि भैया RPF कांस्टेबल में यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो क्या प्रोसेस रहने वाली है, यह आपको देखना पड़ेगा। देखो इधर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि पहले आपको पास करना पड़ेगा CBT, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सेकेंड फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। अब फिजिकल की बात करूं तो आपको पता वही लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, रनिंग होता है, वो आपको पास करना पड़ेगा। थर्ड है फिजिकल मेजरमेंट, यानी चेस्ट मापी जाएगी, हाइट मापी जाएगी, वो आपको गुजरना पड़ेगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका वही मेडिकल, और आखिरी में ज्वाइनिंग लेटर और नौकरी। और इसी के लिए तो आप पढ़ रहे हैं, तो आपको इतनी सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा और यकीनन आप आसानी से RPF कांस्टेबल ले पाएंगे। ज्यादा टफ एग्जाम नहीं है, सिलेबस इतना प्यारा दिया है इस बार का, हर बार की तरह इस बार भी दिया है, और इतना अच्छा है कि आप आसानी से इसे क्रैक कर जाएंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छे से मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। आगे हम देख लेते हैं। आगे मैं आपके सामने बात करूं, देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT क्या लिखा है? स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 10th मैट्रिक लेवल, यानी कि कुल मिलाकर जो आपका क्वालिफिकेशन है वो भी 10th पास आउट है ना, यानी कि जो भी विद्यार्थी 10वीं पास है वो RPF कांस्टेबल की वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकता है और आसानी से जॉब ले सकता है, और 10th लेवल का आने वाला है ना। क्या लिखा है? टोटल ड्यूरेशन आपको मिलने वाले हैं 90 मिनट, है ना। कितने मिलने वाले हैं? पूरे 90 मिनट आपको मिलने वाले हैं। पूरे 120 क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। कितने रहेंगे? 120, और 1 मार्क्स मिलने वाला है प्रत्येक के लिए। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है 1/3। कितनी? 1/3। नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो वो CBT हेल्ड, यानी कि जिस शिफ्ट में पेपर है उसके अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, है ना। मिनिमम पास परसेंटेज एलिजिबिलिटी जनरल के लिए अनरिजर्व, है ना, EWS OBC नील, यानी कि किसी के लिए 35% और SC ST के लिए 30%, मतलब इनके लिए तो दे रखो 35% और SC ST के लिए 30%। अगर आपको एलिजिबल होना है तो टोटल मार्क्स का इतना नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा। आगे मैं आपके सामने बात कर लूं तो यहां पर क्या दिया है, देखो और कुछ दिया है क्या? हाँ, सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखो तो 35 मार्क्स का मैथ्स आने वाला, ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि अरिथमेटिक आने वाला है, एडवांस का कुछ भी नहीं आने वाला है। एडवांस का सिर्फ एक ही टॉपिक आएगा, वो आपका है मेंसुरेशन। क्या है? मेंसुरेशन, बस। बाकी सारा का सारा अरिथमेटिक मैथ आने वाला है। बहुत ही प्यारा सिलेबस, आपको बहुत आनंद आएगा। आगे मैं बात करूं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी 35 नंबर की आपकी रीजनिंग आने वाली है, और बाकी जनरल अवेयरनेस यानी कि 50 मार्क्स का। बहुत ही प्यारा सिलेबस दिया है, तो आप लोगों को इसको अप्लाई करना चाहिए और आप लोगों को कड़ी मेहनत करना चाहिए, क्योंकि 2024 हमारा खाली नहीं जाना चाहिए। यदि मैं आपके सामने आगे बात करूं तो याद रखिएगा जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आपका है, मेजरमेंट टेस्ट है, उसकी बात करूं तो देखिएगा यहां पर एक चीज बताई गई है, हाँ 10 टाइम्स। इसका मतलब यह है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि 4208 वैकेंसीज है, तो है बिल्कुल, मैं मानता हूं और आप भी ये मान रहे होंगे, लेकिन वो पीईटी के लिए भैया 4208 है, तो इसके 10 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे। कितने? 10 गुना। यानी आप बोल सकते हैं कि आपके सामने पूरी वैकेंसीज आपको देखनी चाहिए 42,000। वो 42,000 के अंदर अपने को एक अपने लिए पोस्ट लानी है, मतलब लानी है। यकीन मानिएगा इसका फिजिकल बहुत अच्छे लेवल का होता है। बहुत सारे लोग फिजिकल में फेल हो जाते हैं, आसानी से फिजिकल निकलता नहीं है, बिल्कुल टाइट फिजिकल होता है। तो पहले एग्जाम निकाल लो, देखो 10 गुना बच्चे उठाएंगे, 10 गुना कैंडिडेट, तो बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है तो ज्यादा आसान भी नहीं है, पर आप लोगों को कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। यदि मैं आपके सामने बात करूं यहां पर देखा इधर, तो क्या है फिजिकल के अंदर? कांस्टेबल की यदि बात करूं मैं मेल की, तो देखो 1600 मीटर की रनिंग पास करनी पड़ेगी 5 मिनट और 45 सेकंड के अंदर। यदि मैं बात करूं लॉन्ग जंप की तो 14 फीट है, और हाई जंप की बात करूं तो 4 फीट है। यदि मैं फीमेल की बात करूं तो उन्हें 800 मीटर की रनिंग पास करनी पड़ेगी 3 मिनट 40 सेकंड में। लॉन्ग जंप की बात करूं तो 9 फीट रहने वाला है, और अगर हाई जंप की बात करूं तो 3 फीट रहने वाला है। आगे मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा पीएमटी के बारे में, है ना, यानी कि मेजरमेंट के बारे में। देखो यानी कि यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट। और याद रखना भारत के अंदर अगर कोई सी
ऐसी वैकेंसी है जिसके अंदर आपको वर्दी मिलने वाली है और सबसे कम हाइट है तो वो आरपीएफ है भैया। 165 सेंटीमीटर के अंदर आपको वर्दी मिल जाएगी, इतनी सबसे कम हाइट मानी जा सकती है इसको। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 157, आगे मैं SC ST की बात करूं तो 160 मेल के लिए, 152 फीमेल के लिए। और याद रखना ये आपका क्या है, गारवालिस और गोरखास, मराठास और ये डोंगरास, यानी जितने भी आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उनके लिए बॉयज के लिए 163 है और गर्ल्स के लिए 155 है। यदि क्या लिखा है, अनएक्सपेंडेड और एक एक्सपेंडेड, यानी कि जो आपका चेस्ट होता है एक तो बिना फुलाए होता है और एक फुलाने पर होता है, तो आपका क्या है, UR EWS OBC के लिए रहने वाला है 80 से 85, मतलब 80 तो नॉर्मल होना चाहिए और 5 फुलाने के बाद में। यदि मैं SC ST की बात करूं तो 76.2 से 81.2 रहेगा। और यदि मैं इनकी बात करूं मराठा क्षेत्र की तो 80 से लगाकर इनका भी 85 रहेगा। और मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, इतनी हार्ड ये चीजें नहीं है, ये पूरा आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो कि रिक्वायरमेंट बोर्ड ने जारी किया, उसी के तहत मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूं, तो आपको अच्छे से समझना है ना। चलिए आगे मैं आपके सामने बात कर लेता हूं, क्या लिखा है आपके सामने, ये देखिएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी चीजें इस बार फिजिकल में होने वाली है, लॉन्ग जंप और हाई जंप, उसमें सिर्फ आपको 2 चांस मिलने वाले हैं। कितने भी फिजिकल देखे होंगे आपने, बहुत सारी वैकेंसीज के, दिल्ली पुलिस हो, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस हो, चाहे कुछ भी हो, सब में आपको 3 चांस मिलते हैं। लेकिन याद रखना इसके अंदर सिर्फ आपको 2 चांस मिलने वाले हैं और फिजिकल का लेवल भी बहुत हार्ड है, पर फिर भी आपको 2 चांस मिलने वाले हैं। तो फिजिकल में बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं वो बाहर हो जाते हैं, तो आपको कड़ी मेहनत करनी है एग्जाम के लिए भी और फिजिकल के लिए भी। चलिए मैं आगे बात कर लेता हूं आपके सामने। हाँ, क्या दिया है, मैं आप कांस्टेबल की बात करूं तो देखो लेवल 3 की है। अगर सैलरी की बात करूं तो वही 21,700 रहेगी। B1 आपका मेडिकल रहेगा, है ना। और अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो वही हमारा 10th पास होने वाला है ना। चलिए अब मैं आपके सामने बात करने वाला हूं भैया आरपीएफ के सिलेबस की, कि आरपीएफ में क्या सिलेबस रहने वाला है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। चलिए आरपीएफ के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा सिलेबस की बात करूं तो देखो बेसिक अरिथमेटिक आने वाला है 35 क्वेश्चन और वो रहेंगे 35 मार्क्स के। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं 50 नंबर के। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करूं तो 35 क्वेश्चन आने वाले हैं और वो भी 35 नंबर के। यानी कि आपके टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन आप लोगों को या ईच क्वेश्चन नंबर मिलेगा 1, यानी 120 क्वेश्चन रहेंगे 120 मार्क्स के। और याद रखिएगा 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा और इसके साथ साथ आपको 90 मिनट का टाइमिंग मिलेगा, है ना। 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन को करना है। आगे मैं बात कर लेता हूं आपके सामने। चलिए क्या हो गया, क्या, चलिए यहां तक हो चुका है शायद सिलेबस के बारे में। अब छोटी सी जानकारी मेरी सुन लीजिएगा आप लोग। यदि आपको आरपीएफ के अंदर सिलेक्शन लेना है तो आपको मैथ और रीजनिंग, याद रखिएगा मैथ और रीजनिंग को बिल्कुल सॉलिड तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सॉलिड का मतलब यह है कि आपको मैथ रीजनिंग के अंदर मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, क्योंकि जीके के अंदर आपको पता है जीके एक समुद्र का हिस्सा है, यानी कि जीके में बहुत सारे क्वेश्चन है, बच्चा नहीं कर पाता है। लेकिन मैथ रीजनिंग में आपको जितना भी सिलेबस में दिया है टोटल वो सिस्टमेटिक पढ़ना है और छोटी छोटी चीजों को समझते चलना है। यदि मैथ रीजनिंग को आप अच्छे से सॉलिड तरीके से कंप्लीट कर लोगे तो यकीनन आप आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्ट हो जाओगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मैंने आप लोगों को पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया है कि फॉर्म आपके कब से चालू हो गए हैं, कब तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या उम्र रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन। अब इन चीजों को यदि आपने समझ लिया है तो आप लोगों को आरपीएफ कांस्टेबल में फॉर्म डालना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। भारत माता की जय।